वो फटाफट रिकॉल कर लीजिए। द नेम इज व्हाट, E1। E1 का फुल फॉर्म एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे? एक। इन आरडीएस molecularity is 1। फर्स्ट स्टेप में क्या निकला? लिविंग ग्रुप निकला, कटायन फॉर्म हुआ। सेकंड स्टेप में उसी कटायन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो अल्कीन फॉर्म हो गया। हाइड्रोजन तो रिमूव नहीं करेंगे, उसको BH+। तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में लिख देना यहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ Cl बॉन्ड ये क्या है? लिविंग ग्रुप। अनायनिक लिविंग ग्रुप को हम लोग न्यूक्लियोफ्यूज भी कहते हैं। न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ Cl बॉन्ड और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप को क्या नाम दे सकते हैं? रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन और H प्रेजेंट ऑन कार्बन adjacent to positive by weak base. First step involves ionization of substrate resulting in the formation of carbocation. Due to hyperconjugation, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, due to hyperconjugation H is what? H present on carbon adjacent to positive charge adjacent to cationic center कर सकते हैं। cationic center is acidic और बॉन्ड भी वीकर है। इस बॉन्ड इज ऑल्सो व्हाट? वीकर। तो इन द सेकंड स्टेप बेस क्या कर रहा है? बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर ले रहा है। थर्ड स्टेप में थर्ड पॉइंट मेंशन कर सकते हैं इसमें, द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। ना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे करते हैं? डोनेटिंग या विड्रॉइंग से चेक कर सकते हैं। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तो कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो कैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये थर्ड पॉइंट सिर्फ नया है आज के लिए। कार्बोकेटायन फॉर्म एंड स्टेप 1 may rearrange to give more stable carbocation. In such cases, a number of products formed may be obtained. And the rearranged most stable carbocation gives the major
प्रोडक्ट का मतलब वही, क्या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? अल्कीन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कीन। द फर्स्ट स्टेप इज endothermic, and slowest, and hence it is RDS। इसे समझिए अच्छे से। E1 में करनी क्या है, अच्छा रिकॉल करो E2 से। E2 में साइमल्टेनियस था, H और लिविंग ग्रुप साथ साथ निकल गए थे। E1 CA में H पहले निकल गया बिकॉज ऑफ पुअर लिविंग एबिलिटी एंड विड्रॉइंग पावर ऑफ इट माइनस आर ग्रुप एट बीटा पोजीशन। E1 में उल्टा, E1 में लिविंग ग्रुप पहले निकल गया और बिकॉज वीक बेस था तो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता था, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी पहले। पहले कार्बोटैन फॉर्म हुआ, कार्बोटैन में क्या हो गया बताइए? डेल्टा प्लस जनरेट हो गया एच के ऊपर, तो दैट इज मोर एसिडिक, हेंस इट इज पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट? एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज लिखा है, थर्ड वाला, तो कार्बोटैन फॉर्म्ड स्टेप 1 may rearrange to give a more stable carbocation। काइनेटिक्स, सबको ये एलिमिनेशन समझ में आया? हेलो, सबको एलिमिनेशन? देखो मैं यहीं पे एक और रिएक्शन समझा देता हूँ, SN1 रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म क्या बनाएंगे जरा बताइए तो? सब्स्टिट्यूशन, सर थोड़ा ऊपर खींचे। एक मिनट से, एक मिनट। न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कुछ भी बोल सकते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन भी ऊपर बोल सकते थे। यहाँ पे तो समझने की बात देखो, एलिमिनेशन था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें डेफिनेटली डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो रिएक्शन क्या होगी? तो रिएक्शन विल बी व्हाट? RL प्लस न्यूक्लियोफाइल गिविंग RNU प्लस लिविंग ग्रुप। बट ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वीक होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो डिफरेंस देखिए क्या है, यहाँ पे बेस कैसा था? वीक बेस। यहाँ हमने बेस कैसा लिया था? वीक बेस। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, रिएक्शन क्या हो गई? एक लिविंग ग्रुप निकल गया और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गए। इसकी जो मैकेनिज्म लिखोगे आप, बस मैकेनिज्म वाली बात समझनी है। मैकेनिज्म में स्टेप 1, RL gives R plus and L minus, ये भी क्या बना बताओ? कार्बोकेटाइन। स्टेप 2, R plus plus न्यूक्लियोफाइल गिविंग RNU। यहाँ भी स्लो स्टेप RDS, ये भी फास्ट स्टेप। बस डिफरेंस क्या देखिए, डिफरेंस क्या है? ऊपर में क्या फॉर्म हुआ बताओ? कार्बोटाइन फॉर्म हुआ, नीचे भी कार्बोटाइन फॉर्म हुआ। ऊपर का RDS भी, ऊपर का फर्स्ट स्टेप RDS है, नीचे का भी फर्स्ट स्टेप RDS है, सिर्फ सेकंड स्टेप में फर्क है। आर यू गेटिंग इट? बोलो, सिर्फ सेकंड स्टेप में फर्क है। सेकंड स्टेप में क्या है बताइए? कटायन से H प्लस निकल रही है सेकंड स्टेप में,
और इसमें सेकंड स्टेप में क्या हो रही है, कटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो जो फर्स्ट लाइन है वो तो सेम ही लिखोगे। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखा है हमने सेम कर लेंगे यहाँ पे। तो SN1 जैसा ही है पूरा फर्स्ट स्टेप E1 का। और स्टेप 2 में क्या होगा, बोलो। अटैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। बस इतना ही डिफरेंस है। और मतलब तो ऊपर इसमें इनैंशोमर्स मिलेंगे। हाँ वो अटैक होगी तो मिलेगा ना, सब पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, डिस्कस करेंगे। तो वो ऑब्वियस है ना, अगर कटायन फॉर्म हो रही है, हेलो, अगर कटायन फॉर्म हो रहा है तो कटायन पे तो दोनों साइड से अटैक होगी, दोनों साइड से अटैक होगी तो एक्सपेक्टेड है। हाँ सर। वो तो रहेगा ही ऑब्वियसली। यहाँ पे बस अल्कीन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। मेरा समझाना बस ये है कि दोनों का मैकेनिज्म सिमिलर है, दोनों का मैकेनिज्म बोलो सिमिलर है। तो जो सब कुछ सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं SN1 के और E1 के ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे चेंजेस करनी पड़ेगी। यहाँ तो क्लियर हुआ, बताओ पहले। हाँ सर। कटायन ऊपर ही बन रहा है, कटायन नीचे बन रहा है, कटायन रीअरेंजमेंट वहां पे भी हो, कटायन रीअरेंजमेंट यहाँ पे, रीअरेंजमेंट पढ़ाना है मुझे, रीअरेंजमेंट ऊपर भी होगा नीचे भी रीअरेंजमेंट होगा, सिमिलर चीजें होंगी। तो अगर मैं SN1 का कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, काइनेटिक्स डिस्कस करता हूँ SN1 का, 1 मिनट समझ देना बेटा। काइनेटिक्स ऑफ SN1, फिर से SN1 वन का मतलब क्या है, मॉलिक्युलरिटी 1। SN1 का मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या हो गया बताओ, 1 हो गया SN1 की मॉलिक्युलरिटी। तो अगर मॉलिक्युलरिटी में पूछूं आपसे, फटाफट बोलते हैं ना, मॉलिक्युलरिटी ऑफ RDS 1, ऑर्डर ऑफ RDS 1, क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड RDS में, रिएक्टेंट साइड। तो अगर ऑर्डर ऑफ RDS 1 है तो रेट क्या लिखूं, रेट लॉ ऑफ RDS क्या लिखूं, रेट लॉ ऑफ RDS will be rate equal to K RL raised to what, 1। अच्छा, रेट लॉ ऑफ RDS में इंटरमीडिएट है क्या? नहीं। नो इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो लोग क्या बोल सकते हैं, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यही। सेम, सेम हो जाएगा। तो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन विल बी रेट इक्वल टू K RL रेज टू 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1, है ना। इसका मतलब रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of substrate only. What is substrate? RL. But the rate of SN1 is independent of बोलो concentration of nucleophile. Done. Energetics of SN1. Energetics of SN1 बताइए। फर्स्ट केस में देते हैं नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ मान लो तो कितने स्टेप होंगे, 2 ही स्टेप होंगे। मे रीअरेंज टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, अगर एक ही कटायन बना, एक ही कटायन बना, कार्बोकेटायन बना, तो कितने स्टेप हो जाएंगे, 2 स्टेप रिएक्शन। कितने TS बनेंगे, 2 TS और 1 बोलो इंटरमीडिएट। व्हाट इज इंटरमीडिएट हेयर,
कार्बोकेटाइन, दे आर द मैकेनिज्म। तो डायग्राम क्या बनाएंगे हम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। कुछ ऐसा, और डाउन भी हो सकता है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, आर एल, ये क्या है बताइए, आर प्लस, और यहाँ पे क्या है, आर एन यू। यहाँ पे क्या होगा, टी एस। टी एस समझ में आ गया ना बनाना अब। टी एस में क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा, पार्शियल बॉन्ड पार्शियल ब्रोकन बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड बना देंगे। व्हाट इज इंटरमीडिएट अवर बस। तो दो टी एस हो गए, टी एस वन, टी एस टू, और ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट। इस एक्सिस पे क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड में क्या लिखते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, टीएस वन की या टीएस टू की, बोलो, किसकी हाइट ज्यादा है। 1. So energy of TS1 is more than energy of TS2. Energy of TS1 is more than energy of TS2. So definitely activation energy, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, ये जो हाइट है, this is 1, तो हमारे लिए TS1 इंपॉर्टेंट है या TS2 इंपॉर्टेंट है, रेट के लिए, बोलो। तो रेट 1. डिपेंड्स ऑन, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ TS1. So TS1 similar to what? Carbocation. नियरेस्ट नेबर, वो क्या होता है, कार्बोकेटाइन। इसमें TS1 is similar to nearest neighbor and that is कार्बोकेटाइन ही बोलते हैं उसको, बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन, क्योंकि रीअरेंजमेंट भी हो सकती है ना, फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन। तो कैन आई से दैट if first form carbocation, if stability of first formed carbocation, if stability of first formed carbocation increases stability of, बोलो, TS1, बोलो, increases, stability of TS1 बढ़ेगा बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बोलो, कम। तो रेट ऑफ rate of SN1 reaction increases. तो रेट ऑफ SN1 किस पर डिपेंड कर रहा है बताइए, रेट ऑफ SN1 किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन। अच्छे से समझ लीजिए फिर से एक बार, मैंने बताया SN1 यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया, सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बहुत टफ नहीं है, डिफरेंस समझने वाली बात थी। E1 का फर्स्ट स्टेप या SN1 का फर्स्ट स्टेप, दोनों क्या है, बोलो, सेम है। अगर E1 का फर्स्ट स्टेप, SN1 का फर्स्ट स्टेप, दोनों सेम है, दोनों का RDS सेम है, दोनों का रेट डिपेंडेंसी भी सेम ही होगा, दोनों का काइनेटिक्स भी सिमिलर ही होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो जो रेट की बात करेंगे, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करेंगे, दोनों में सेम ही रहने वाले हैं। तो अगर मैं SN1 पूरा पढ़ा दूं, तो E1 से रिलेटेड सब चीजें क्या हो जाएगी, बोलो, सेम हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट।
सब लोग? यहाँ पे हमने लिखा नो रीअरेंजमेंट। एक और डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपना नोट कर लीजिएगा। बी, अगर रीअरेंजमेंट हुआ, इफ रीअरेंजमेंट अकर्स, तो जो आर प्लस बना, जैसे मान लीजिए रीअरेंजमेंट अकर्स वंस लिखा मैंने, तो पहले क्या करेंगे, आर एल से क्या बनेगा बताओ, आर प्लस और एल माइनस बनेगा, और आर प्लस एक नया कटायन बन जाएगा। वो समझाने है सिर्फ नई चीज, एक नया न्यू कार्बोटाइन फॉर्म। और फिर आर डैश प्लस पे इसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, और दोनों पे अटैक होगी, आर प्लस पे भी अटैक होगी। यू विल गेट टू प्रोडक्ट, आर एल, आर एन यू बनेगा, और आर डैश बी बनेगा। तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे। ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में 3 पॉसिबिलिटी और 2 पॉसिबिलिटी। तो अगर रीअरेंजमेंट अगर वंस लिखा मैंने, तो ग्राफ में क्या चेंजेस होगी, कितने स्टेप हो गए बताओ? एक एडिशनल स्टेप हो गया ना। अंडरस्टूड सब लोग? हमने ऐसा किया, एक कटायन बना, फिर एक कटायन बना, फिर फाइनली पॉड बना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आर एल, यहाँ पे TS1, यहाँ पे TS2, यहाँ पे TS3। यहाँ पे कौन सा कटायन, आर प्लस, यहाँ पे कौन सा कटायन, आर डैश प्लस, और यहाँ पे प्रोडक्ट एन। हाँ, इसका इसका तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, आर प्लस एन यू माइनस वाला, एन यू पे, एन यू माइनस वाला पे। ग्राफ क्लियर है? अगर एक बार और रीअरेंजमेंट होगी तो बोलो, एक बार अगर और रीअरेंजमेंट होगा तो एक बार और बताइए, टीएस बना देंगे, टीएस। पर मेन टीएस कौन सा होगा, स्टिल द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, रेट First किस पे डिपेंड carbo. करेगी, First TS. फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटायन, स्टिल डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ TS1। पर TS1 के बारे में बताना मुश्किल है, तो किसके बारे में बता सकते हैं, उसके नेबर के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म। मतलब क्या लगानी है, जीओसी तो लगानी है, बताइए, हाँ जीओसी तो लगानी है। ठीक है, अब जितने हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं वो सारे डिस्कशन ऊपर E1 में हो जाएंगे। अब वो लोग सर आप SN1 क्यों इंट्रोड्यूस कर लिए, बिकॉज SN1 ही टेस्ट में आएगा। टेस्ट में क्या आएगा, SN1, SN2, लिविंग एबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल, ये तीन चार छोटी छोटी चीजें आएंगी। अच्छा, E2 आपको याद होगा, E2 में क्या किया था, सिंगल स्टेप में किया था। हेलो, E2 में क्या किया था, सिंगल स्टेप में। तो SN2 में क्या होता होगा, सिंगल स्टेप में साइमल्टेनियस किसका अटैक होता होगा, न्यूक्लियोफाइल का, और साइमल्टेनियस कौन निकलता होगा, बोलिए, साइमल्टेनियस क्या निकलता लिविंग होगा, ग्रुप. लिविंग ग्रुप निकलता होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब तुम पहले ये समझ लो कि अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, देखिए अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ तो उसके पास 2 ऑप्शन है रिएक्शन करने के, बताइए कौन कौन से। अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो E1 शो करे, है ना, देखो SN1 के भी फर्स्ट स्टेप में कटायन बन रही है, E1 के भी फर्स्ट स्टेप में कटायन बन रही है, तो कटायन के पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन से हैं, एक E1 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है। कोई डाउट यहाँ तक?
ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग reactivity in SN1। पहला है इसमें, फर्स्ट है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट? RL। पहला क्या था? रेट प्रोपोर्शनल टू क्या था? बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट formed carbocation। It does not depend on rearranged carbocation। जीओसी आ जाएगी। अगर बोलूंगा रेट ऑफ SN1 कंपेयर करोगे, क्या चेक करोगे? सबका कटायन बनाओगे और क्या चेक कर लोगे? बताइए। स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे जीओसी को अप्लाई करके। सेकंड, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। बीटा कार्बन applicable when अल्फा कार्बन और कार्बन having leaving group has same degree। सेम डिग्री कब applicable है ये? ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। दिस इज डिफिकल्ट वन। एप्लीकेबल व्हेन अल्फा कार्बन और कार्बन हैविंग लिविंग ग्रुप आर ऑफ सेम डिग्री। मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को कंपेयर करता हूँ। फर्स्ट तो क्लैरिटी है। फर्स्ट में एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्स्ट में एग्जांपल एक ले लेते हैं, देखिएगा। CH3L CH3 CH2L दिस। ये क्या ले लिया मैंने? अलग अलग सबस्ट्रेट ले लिया। किसका रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा? तो सबसे पहले क्या करोगे? लास्ट सभी सभी से क्या बनाओगे? बताओ। कार्बोकेटायन बनाओगे सभी से। एल को रिमूव कर दो, सी पे क्या आएगा? पॉजिटिव। बेस्ट तरीका SN1 का रेट कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं तो लिविंग ग्रुप को निकाल दीजिए। कटायन फॉर्म होगी, जो कटायन फॉर्म होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लो। सबकी डिग्री लेकिन क्या क्या है बताइए? ये कौन सी डिग्री है? 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये क्या है? मिथाइल। तो किसका रेट ज्यादा है बताइए? 3 डिग्री। तो रेट ऑफ, सबसे सिंपल तरीका, रेट ऑफ SN1 को क्या याद रखनी है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल सबस्ट्रेट। मानो अगर अल्काइल दे देंगे आपको 4-5, तो सबका लिविंग ग्रुप निकालिएगा, चेक करिएगा। ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन कब अप्लाई करनी है? जब डिग्री क्या हो? सेम हो। कंपेयर रेट ऑफ SN1। ये सबको याद है ना? 3 डिग्री कटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टर। नेक्स्ट देखिए, CH3
CH2L. सभी डिग्री क्या है? देखिए सबका डिग्री क्या है? 1 degree. 1 डिग्री है। जब 1 डिग्री होगा तो ब्रांचिंग है बीटा कार्बन पे, ध्यान दो। बीटा कार्बन कौन सी पोजीशन है? अल्फा बीटा, कोई ब्रांचिंग नहीं है। अल्फा बीटा पे ब्रांचिंग आया? अल्फा बीटा पे कितने ब्रांचिंग आए? लास्ट में अल्फा बीटा पे कितने ब्रांचिंग है? तो ब्रैकेट में आप लिखिएगा 1 ब्रांचिंग, 2 ब्रांचिंग, 3 ब्रांचिंग। कितने ब्रांचिंग है बीटा कार्बन पे लास्ट वाले में? ब्रांचिंग का मतलब एच को हटा के क्या लगा दोगे आप? अल्काइल। जितना बल्कि अल्काइल उतना बेटर। क्या और लिखोगे? कोई मीटिंग रूम में है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कितने ब्रांचिंग है बताओ? 2 2 3 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना? हेलो। हाँ सर। अब क्या करूंगा मैं, जो इस पूरा सिस्टम को ना, उसको क्यों क्यों उसका रेट ज्यादा होगा? रेट ज्यादा होना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मैं सबका कटायन बनाऊंगा तो किसकी कटायन सबसे स्टेबल होगी श्रेयस? बताइए। फर्स्ट का। फर्स्ट का, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, और लास्ट में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सब चेक करके देखिए, अगर आप प्लस लाएंगे यहाँ पे तो ये आपका अल्फा कार्बन होगा। ये मत बोलना सिर्फ फर्स्ट आपने अल्फा, अल्फा और बीटा रिलेटिव पोजीशन, हमने लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा पुट किया, जब पॉजिटिव पुट करेंगे उसके बगल में अल्फा कार्बन निकालें, लाइक दिस। तो एक्सप्लेनेशन देखो क्या है इसकी। चारों सबस्ट्रेट को एक बेसिक फॉर्मेट में अटैच कर लेते हैं, बना लेते हैं। आर ले लिया, एल ले लिया, एच लगा दिया। व्हाट इज दिस? कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट केस में आर की वैल्यू क्या है? CH3 है ना? देखो। हाँ। सेकंड केस में आर की वैल्यू क्या है? इथाइल। थर्ड केस में आइसोप्रोपाइल, और फोर्थ केस में कोई डाउट? तो उसको पूरे को फिर से कॉपी कर देते हैं। ये फायदा है यहाँ पे। आप मत लिखिएगा, उसमें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है? आर। ये हमारा क्या है बोलो? आर। आइसोप्रोपाइल आर, और ये लास्ट टर्शियरी ब्यूटाइल आर। तो व्हाट इज हैपनिंग इफ यू चेक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ यू गो, व्हाट इज हैपनिंग? साइज ऑफ आर क्या हो रही है? बढ़ रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। as the size of R, R क्या है? अल्काइल एट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का मतलब हुआ जहां पे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। अल्फा कार्बन increases steric repulsion between R and leaving group increases, which favors ionization of L from what substrate. Therefore, which favors ionization of L from substrate, thereby increases
रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अच्छा खुद सोचो, SN1 का फर्स्ट स्टेप क्या है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन होगा तब तो कैटायन चेक करोगे। स्टेबिलिटी कब चेक करोगे? जब आयोनाइजेशन हो जाएगी। अगर आयोनाइजेशन ही नहीं हुई तो स्टेबिलिटी चेक कर पाओगे क्या? बताओ। तो आयोनाइजेशन में हेल्प कौन कर रहा है? बल्कीनेस एट अल्फा कार्बन या बीटा पे ब्रांचिंग। तो बीटा पे ब्रांचिंग होने से साइज ऑफ R बढ़ जा रहा है, जिससे रिपल्शन बढ़ जा रही है लिविंग ग्रुप के साथ। तो निकलना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। निकलना बताइए क्या हो जाएगा? इजी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ फिर? अगर मैं इसको 1 2 3 और ये 4 लिखूं तो रेट क्या हो जाएगी? बोलो। 4 4 3 3 2 1 2 1। सिंपल। चलिए, जब इतना आप समझ गए तो क्वेश्चन करिए। कंपेयर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। लिविंग ग्रुप लिखा नहीं मैंने, लिखूंगा लिविंग ग्रुप। बताइए। बताइए, इसका रेट ज्यादा होगा सेकंड का। सेकंड का, क्योंकि उसमें बीटा ब्रांच दोनों टर्शरी है। यस, हाँ ये भी टर्शरी है। अगर कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करोगे तो फर्स्ट का। फर्स्ट का। प्लीज राइट इन द नोटबुक ऑल्सो, लिख लीजिएगा बाद में। क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको? अलग से लिखिएगा कैटायन बना के। यहाँ पे क्वेश्चन में डाल ही देता हूँ ना। कंपेयर यहाँ रेट किसका ज्यादा होगा? इसका। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे प्लस। कौन स्टेबल होगा बताओ? फर्स्ट का। तो जो फर्स्ट का जो आंसर दिया मैंने, इसका एक्सप्लेनेशन क्या था? बीटा ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट। बीटा ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट है ना। यूज ऑफ बीटा ब्रांचिंग। यूज ऑफ, दिस इज टफ क्वेश्चन, अज्यूम टू बी टफ क्वेश्चन। अब देखिए ना, वेरी टफ क्वेश्चन। ये हो गया हमारा। बी में देखिए, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए मुझे? गुड या बैड बताओ? गुड। क्योंकि वो निकलना है ना। अगर वो निकलेगा तो रेट ऑफ SN1 हो पाएगी? SN1 हो पाएगी क्या अगर वो नहीं निकला तो? नहीं। तो रेट ऑफ SN1, सब रेट ऑफ SN1 ही पढ़ रहे हैं। इवन हमने बंद कर दिया पढ़ना, क्योंकि इवन और SN1 का सारा सब कुछ क्या है, रिएक्टिविटी पॉइंट सब कुछ क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे। लेकिन अगर रेट की बात करूंगा तो रेट RDS दोनों का सेम ही है। तो जो जो रेट अफेक्ट करेगा SN1 को, वही किसको अफेक्ट करेगा? इवन को। दोनों में रीअरेंजमेंट होगी, दोनों में पॉइंट्स अलग अलग बनेंगे, बट एलिमिनेशन में क्या होगी? एल्कीन बनेगा और SN1 में सब्स्टिट्यूशन का पॉइंट बनेगा, और कोई डिफरेंस नहीं। बट प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ क्या है? SN1 का इवन जैसा है। तो लोग इवन पढ़ा के बोलते हैं SN1 पढ़ लेना, SN1 पढ़ा के बोलते हैं इवन पढ़ लेना। विल स्टडी टुगेदर, दोनों पढ़ रहे हैं। रेट पोस्टल क्या हो गया बताओ? लिविंग ग्रुप एबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? बेटर लिविंग ग्रुप gives faster SN1
थर्ड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा लेंगे बताओ? वीकर या स्ट्रॉन्गर? वीक लेंगे। strong, नहीं, SN1 में वीक बेटा। SN1 E1 दोनों का नाम का मतलब सिमिलर है, तो दोनों वीकर ही लेते हैं। रेट लिखा था ना, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। yes sir, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखा था, वो तो क्वांटिटेटिव था। क्वालिटेटिव पूछेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट ही नहीं किया RDS में। लेकिन ऐसा नहीं है, होगा क्या अगर स्ट्रॉन्ग ले लोगे, तो SN1 क्या होती है, मैकेनिज्म होती है कि इसके थ्रू रिएक्शन होता होगा। तो जब आप वीकर न्यूक्लियोफाइल लेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेंगे, तो आपको SN1 मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो SN1 होगा ही नहीं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, डायरेक्टली अटैक कर देगा। सेम एज E2, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो वो वेट नहीं करेगा लेविंग ग्रुप के निकलने का, वो डायरेक्टली अटैक कर देगा। E1 में क्या हो रहा था, वीक बेस ले रहे थे, तो वीक बेस क्या, तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो वो वेट करेगा H प्लस का एसिडिक होने के लिए। H प्लस का एसिडिक कैसे बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वीक बेस वेट करते हैं आयोनाइज होने के लिए, तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी वेट करते हैं आयोनाइजेशन के लिए। अगर वीक नहीं लोगे, आप स्ट्रॉन्ग ले लोगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, SN1 होगा ही नहीं, वो डायरेक्टली अटैक कर देंगे RL पे, RL पे डायरेक्टली अटैक कर देगा। Stronger nucleophile gives what, SN2 reaction, और SN2 is what, one step reaction, just like E2। SN2 क्या होती है, one step mechanic। sir, हाँ, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है? वो पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा बेटा। देखो, अब देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में कोई डिफरेंस नहीं है। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। बेस क्या होती है, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा लग जाएगा थोड़ा। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, पर बेस का जो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म के डिस्कशन में यूज होगा, दैट इज ऑलवेज यूज टू रिमूव H प्लस, बस। और न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अगर अटैक करने जाएगा वो, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। समझ गए? yes sir, जो रिएक्शन मैकेनिज्म लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें जब भी हम बेस की बात करेंगे ना, तो बेस का मतलब होगा H प्लस निकालना। वैसे लुईस बेस क्या होती है, इट कैन रिमूव एनीथिंग, इट कैन अटैक ऑन एनीथिंग। बट जो रिएक्शन मैकेनिज्म या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं, बेस का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन को अटैक करने वाला। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को अटैक करने वाला। दैट इज नॉट प्रोटॉन, बस प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। प्रोटॉन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उस पर भी जो अटैक करेगी वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगी डेफिनेटली। तो प्रोटॉन पे अटैक करने वाला इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या होता है, बेस होता है। सिंपल है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट yes एटम पे कोई अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिच, उसको न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। इतना डिफरेंस है, और उसमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करना है, उस पर क्वेश्चन काफी बनते हैं, बट समझने वाला पार्ट इतना ही है। और एक चीज और कि बेस को हम लोग ऐसा थर्मोडायनामिकली एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो काइनेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कितने फास्ट वो अटैक कर रहा है कार्बन पे, वो इंपॉर्टेंट होती है। विल डिस्कस दैट वन बाय वन। सी नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया। डी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होती है, सॉल्वेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं। SN1 रिएक्शन इज favored in a polar protic solvent। जरूरी नहीं है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसका अलग अलग इफेक्ट मैं समझाऊंगा कभी, इतना बेसिक से समझ लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स
R plus and L minus, better, and hence favored the ionization of substrate. ठीक है, क्यों ऐसा होता है? पहले सॉल्वेंट को थोड़ा टाइप लिख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? नॉन पोलर और पोलर। पोलर में दो टाइप होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइपोल मोमेंट क्या होगी? 0। पोलर में नेट डाइपोल क्या होगा? नॉन जीरो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव FON। यहाँ पे हाइड्रोजन नॉट अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव FON। पोलर दोनों ही है। इसका एग्जांपल क्या होगा? H2O, CH3OH, CH3COH, कुछ भी हो सकते हैं, फॉर्मिक एसिड। बट इसके एग्जांपल बस जानने होते हैं। नॉन पोलर में एग्जांपल लिख लेता हूँ, CCl4, बेंजीन। बेटा सॉल्वेंट पे पूरी क्लास चली जाती है, डिस्कशन करेंगे तो। सॉल्वेंट CHCl3, CH2, तो H नॉट अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें देखिए क्या है डिफरेंस, देखना। लेफ्ट में HCO और H2 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा? बस। तो N पे जो हाइड्रोजन तो उसको भी हटा के हमने M ही कर दिया। CH3 NH2, H किससे अटैच है? हाइड्रोजन से। H नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इसमें M ही डाल दीजिए। सल्फर। पोलर एप्रोटिक के भी दो टाइप होते हैं, दो तीन टाइप होते हैं, बॉर्डर लाइन, स्ट्रॉन्ग प्रोटिक। बट हमें पोलर प्रोटिक पे ध्यान रखते हैं। फर्स्ट का नाम है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, इसका नाम है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसका नाम है DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। एक और लिख लेते हैं, एसीटोन। एसीटोन। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का जो एडवांटेज देखो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में O पे क्या रहता है? डेल्टा माइनस, और H पे भी क्या रहता है? डेल्टा प्लस। तो H प्लस कैन इंटरेक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल एंड O माइनस का इलेक्ट्रोफाइल अटैक, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होंगे, अनायनिक पार्ट होंगे, दोनों से इंटरेक्ट करेगा। जो O पे माइनस है वो किससे इंटरेक्ट करेगा? R प्लस से, पॉजिटिव चार्ज से। कोई भी कटायन से इंटरेक्ट करेगा Na प्लस से, लाइक दिस। बट अगर आप पोलर एप्रोटिक देखोगे तो पोलर एप्रोटिक में इफ आई टेक एग्जांपल, देखना, गौर करना। तो डेल्टा माइनस तो है, तो इट कैन इंटरेक्ट विद व्हाट? R प्लस, Na प्लस, कोई भी कटायन। पर डेल्टा प्लस है क्या कहीं पे? आप बोलेंगे सर है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस तो है सल्फर पे, पर डेल्टा प्लस सल्फर का क्या है? डेल्टा प्लस ऑन सल्फर
is less due to what? Plus I of CS3. Second point, delta plus on sulfur is hindered due to मिथाइल ग्रुप्स. दो पॉइंट्स हैं. Due to plus I of 2. So here plus I, मतलब delta plus is not effective. Delta plus is less and not effective in what? Solvation of anion. Here delta plus is effective in. तो सॉल्वेशन का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन? सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग ऑफ कैटायन और अनायन. याद है? अगर कैटायन और अनायन को सराउंड करेंगे श्रेयस, व्हाट विल हैपन? एनर्जी विल बी रिलीज्ड. यस. और एनर्जी रिलीज होगा, वही मुझे आरएल के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है. बट अगर पोलर एप्रोटिक ले लूंगा तो ब्रेक करने में हेल्प करेगा क्या? आर प्लस को तो वो सराउंड करेगा, बट एल माइनस को सराउंड करेगा क्या? बोलो. नहीं करेगा. अगर एल माइनस को सराउंड नहीं करेगा तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो ब्रेक करने में हेल्प नहीं करेगा. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प्स टू आयोनाइज व्हाट? बोलो. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. तो कौन सा सॉल्वेंट बेटर होगा सॉल्वेट करने के लिए अनायन को? कैटायन को दोनों करेंगे. हेलो. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स कैटायन effectively. Polar aprotic solvent solvates cation effectively. दोनों ही सॉल्वेट करेंगे कैटायन को इफेक्टिवली. बट अनायन को सॉल्वेट कौन नहीं कर पाएगा? एप्रोटिक सॉल्वेंट. अच्छा, मुझे सोचना थोड़ा सोच के बताना आंसर. मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, उसको मैं डाल दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और एक को डाल दिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में. किसमें उसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी? और न्यूक्लियोफाइल ही है, एक न्यूक्लियोफाइल को डाल दिया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, डाल दिया मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में. दूसरा सैंपल लिया, उसमें डाल दिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में. किसमें उस न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? प्रोटिक में. अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है या न्यूक्लियोफिल डोनेटिंग पावर कम हो जाती है कहाँ पे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में. पर पोलर एप्रोटिक में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना. क्लियर है? ड्यू टू सॉल्वेशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्ट्रेंथ ऑफ डोनेटिंग पावर क्या होती है? कम हो जाती है. यहाँ तक डन सबका? हेलो. तो आपको आपके पास डिस्कशन करने के लिए मेरे पास सिर्फ क्या बचा है? लिविंग एबिलिटी बची है और न्यूक्लियोफिलिसिटी बची है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट बचा है. मैं क्या करूंगा, इसके बाद क्वेश्चंस दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन दे दूंगा रेट ऑफ H1 का. आप करोगे क्या बताइए? उसमें कैटायन बनाइएगा और क्या करिएगा? बोलो. कैटायन बना के क्या करोगे? एबिलिटी या ब्रांचिंग चेक करें. एबिलिटी, ब्रांचिंग, स्टेबिलिटी कुछ भी चेक कर लेंगे, है ना. अगर सारे कैटायन सेम है तो क्या चेक करोगे? लिविंग ग्रुप चेक कर लोगे. लिविंग ग्रुप सेम है तो कैटायन चेक कर लोगे, है ना. यही सब चेक करना होगा आपको स्टेबिलिटी के लिए, रेट के लिए. अच्छा, तुमने कहा तो श्रेयस कि कैटायन फॉर्म होगी तो किस साइड से अटैक होगी? दोनों साइड से. दोनों साइड से अटैक होगी तो काय सेंटर बनेगा. अगर एक ही काय सेंटर बनेगा तो क्या बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, है ना. हेलो. हाँ. वो डिस्कशन करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री. तो पहले आप क्वेश्चन दे दूंगा मैं इसके बाद, जैसे एक क्वेश्चन दिया था. लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये कहाँ से डिस्कस की तुमने? 2 पेज. फिर से एक बार स्टार्टिंग से ले लेते हैं. तो लिविंग ग्रुप के लिए क्या चेक करनी है? ClBr में
किसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा है? आई की, है ना? क्या चेक करनी है? वीक बेस और गुड लिविंग ग्रुप, सबको याद रहेगा? हाँ सर। सब सारे हो गए थे? हेलो, यहाँ तक हो गया था ना? हाँ यहाँ से कर लेते हैं एक बार। तो ROH और H2O को जब भी आप देखेंगे वो क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। N2 क्या है? सुपर लिविंग ग्रुप है। ये तीनों आपको मॉलिक्यूल के अंदर कैसे मिलेंगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा। अगर ROH गुड लिविंग ग्रुप है तो RO, देखिएगा, ऐसे मिलेंगे, ये वाला पार्ट RO। तो अगर आप ब्रेक करोगे किस फॉर्म में निकलेगा बताओ? उसको ब्रेक करोगे तो किस फॉर्म में निकलेगा? निकलेगा ROH। हेलो, बताइए। मैंने बहुत सिंपल चीज बोली है, कुछ बनाया, कुछ हाईफाई नहीं बोला। मैंने कहा अगर मॉलिक्यूल के अंदर मुझे, समझिएगा क्या बोल रहा हूँ, ROH को गुड लिविंग, ROH को निकालना है तो मॉलिक्यूल में किस फॉर्मेट में रहेगा? ऐसे फॉर्मेट में रहेगा। अगर H2O को निकालना है तो अगर ऐसा बॉन्ड, ब्लू ब्लू वाला जो एरो है, ब्लू जो एरो दिया हुआ है, उसको अगर शो करोगे तो पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और पहले से क्या है वहां पे? पॉजिटिव। क्या निकल जाएगा बाहर? क्या निकल जाएगा? H2O। H2। ऐसा ही एरो बनाते हैं। अच्छा, N2 निकालनी है बाहर, तो N2 किस तरह निकलेगा बताओ? R, N plus triple bond N। हाँ वो स्ट्रक्चर बना लेंगे, RN2 प्लस, और निकलेगा कैसे? ऐसे डेफिनेटली। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? RN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और R। अच्छा, ये भी पढ़ाया है ना डायजोनियम के टाइम, रेजोनेंस के टाइम पे? पढ़ाया है। क्या सर? डायजोनियम, डायजोनियम के टाइम। हाँ सर। Okay। हाँ ये पढ़ाया, तो वही तो बनाया मैं, अल्काइल डायजोनियम के टाइम। RN2 प्लस कुछ नहीं है, डायजोनियम के टाइम है। तो बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो N पे क्या चला जाएगा? नेगेटिव। पहले से क्या है? पॉजिटिव। क्या फॉर्म में निकल जाएगा? N2। तो मैंने तीनों दिखा दिया कि ऐसे ब्रेक करते हैं। क्या पाने के लिए? ROH पाने के लिए, H2O पाने के लिए, N2 पाने के लिए। Good living groups are, good living group leaves from 2 degree 3 degree alkyl without internal or external attack, but internal or external attack is required with 1 degree alkyl। आपको समझ में आएगी एग्जांपल के थ्रू। देखिए, RL अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो लिविंग ग्रुप खुद से निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा? R प्लस और L माइनस। अगर वो खुद से निकल गए तो SN1 हुआ या SN2 हुआ? बोलो। अगर लिविंग ग्रुप निकल गया तो क्या फॉर्म हो गया? SN1 ऐसे बना। क्या फॉर्म हो गया? कटान। आगे बताओ। तो अगर फर्स्ट स्टेप में कटायन बन गया तो हमें चांसेस मिल गए कि SN1 हो सकता है। N2 is the excellent living group which can leave from 1 degree, 2 degree, 3 degree alkyl without internal attack, inter external attack। देखो, ये ब्रेक कर रहा हूँ, क्यों ब्रेक कर रहा हूँ? ब्रेक करने के बाद क्या निकला? H2O। और कटायन कौन सा फॉर्म हुआ? 3 डिग्री। मतलब ये अल्काइल क्या था? 3 डिग्री था। यहाँ पे ब्रेक किया मैंने, क्या बना? 2 डिग्री थी। अल्काइल कैसा था? 2 डिग्री था। पर जैसे हमने CH3 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया तो कटायन मेरा 1 डिग्री नहीं है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन खुद से नहीं होगा। क्या लिखा है ऊपर? गुड लिविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल विदाउट इंटरनल, कुछ भी बिना, पर इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? 1 डिग्री अल्काइल। क्लियर है सबको? सेम N2 के लिए, N2 भी सेम दिखा दिया, पर N2 में हम निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या है? 1 डिग्री, तभी निकल जाएगा। तो N2 स्पेशल हुआ। N2 के साथ यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? दिस, तो एक्सटर्नल अटैक कर रहा है ये इस कार्बन पे, तो निकला। समझ में आई बात सबको?
पर N2 में अगर 1 डिग्री लोगे तब भी वो रिएक्शन हो जाएंगे। यहाँ सर पे उधर आप पहले CH3 था ना? हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, रुको। यहाँ पे CH2 CH3 लगा दो। जब CH2 CH3 पे निकल नहीं पा रहा है तो CH3 पे निकल पाएगा क्या बताओ? देखो तो CH3 CH2 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री अगर होगा H2O प्रेजेंट होगा तो वो नहीं निकलेगा। पर अगर निकालना है मुझे तो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस NU को अटैक कहाँ कर रहा हूँ? कार्बन पे, और निकल रहा है बॉन्ड। ये SN1 होगा या SN2 होगा बताइए? कटायन बनने का मौका दे रहे हैं क्या हम उसको? नहीं। बन पा रहा है क्या कटायन का? नहीं बन पाएगा कटायन, बिकॉज क्वांटरी कटायन क्या होती है? रिलेटिवली कम स्टेबल होती है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप साथ साथ निकल रहे हैं, यही स्टेप क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल बोलते हैं इसको, बाहर से अटैक कर रहे हैं, तो हम निकाल पा रहे हैं उसको, लिविंग ग्रुप को। ये हमारा लिविंग ग्रुप है, इसको हम निकाल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आई एम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम एक्सटर्नली। ये जो रिएक्शन लिखा मैंने यही SN2 हो गई, और ये SN2 तभी हो सकती है जब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जनरली स्ट्रॉन्गर होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। सर So such this type of reaction is what SN2। हाँ बोलो, what is happening सर here? हाँ बोलो ना। सर ये आप अभी जो CH2 CH3 बोले वो नहीं निकलेगा, वो खुद से क्या? नहीं निकलेगा ना H2O उससे। इस रिएक्शन को देखो ना, ऊपर सर वाले रिएक्शन को देखो, तीनों तीनों सब चेक करिए। फर्स्ट में हमने कुछ अटैक करवाया क्या बाहर से? नहीं सर। नहीं। सेकंड में अटैक करवाया क्या? थर्ड में भी हम सेम करने के लिए गए तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कमेंट किया हुआ है कि गुड लिविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल विदाउट अटैक। और 1 डिग्री से अगर निकालना चाहते हो तो बाहर से अटैक करनी पड़ेगी या हीट करनी पड़ेगी, तो नहीं निकला। तो हमने बाहर से क्या अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो निकल गया फिर वो आराम से। हाँ उसी तरह सेम टू सेम डाल दिया हमने N2 के लिए, सेम टू सेम। हाँ सर। नेक्स्ट देखिए मॉडरेट लिविंग ग्रुप। मॉडरेट में, मॉडरेट का और गुड का ऑलमोस्ट सेम रिलेशन है, तो जो गुड है वो मॉडरेट मान लीजिए, पर थोड़ा स्लाइड चेंजेस है। ऊपर और नीचे स्टेटमेंट स्लाइड चेंजेस है कि मॉडरेट लिविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल विदाउट इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक इन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट हेल्प करेगी ना आयोनाइज करने के लिए। हाँ सर। तो ऑल बिलो लिविंग ग्रुप्स आर मॉडरेट लिविंग ग्रुप। अब देखिए जो ऊपर था वही एग्जांपल फिर से लिख दिया मैंने। एसीटेट, टाइफ्लोरोएसीटेट, मैसिटिलेट, कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है? डन। यस सर। H में बताइए कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है H में? थर्ड वाला थर्ड वाला, बिकॉज नेगेटिव चार्ज तो सब में NO2 है, नेगेटिव चार्ज में सब में डिलोक्लाइजेशन है, बट NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 क्या शो करेगी? -R-I, और CH3 क्या शो करेगी? +I और हाइपर कॉन्जुगेशन। पर लेकिन मेन काम कौन कर दे रहा है उसकी स्टेबिलिटी के लिए? ये सब तो साइड में लगे हुए हैं, मेन काम उसकी स्टेबिलिटी के लिए कौन कर दे रहा है? बोलो। SO3 माइनस। SO3 माइनस नहीं, उस नेगेटिव को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? SO2। नेगेटिव चार्ज तो स्टेबलाइज कर रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? अगर मैं O- पे, सोचिएगा, O- पे मिथाइल लगा दूं तो O- को डिस्टेबलाइज कर रहा है ये, है ना? बट अगर हाँ O- पे मैं सल्फर लगा दूं, सल्फोनिल ग्रुप, तो सल्फोनिल ग्रुप कहते हैं, तो स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी उसको। हेलो? हाँ तो बेसिकली देखो, खुद सोचो, OH- में H को हटा के अगर मैं CH3 लगाऊं तो लिविंग एबिलिटी और खराब हो जाएगी। OH- में H को हटा के अगर H डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O लगाऊं तो बोलो लिविंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। इसी का नाम सल्फोनिल ग्रुप है श्रेयस। क्या नाम है? बोलो। सल्फोनेट। सल्फोनिल ग्रुप। तो किसी की लिविंग एबिलिटी अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसमें क्या लगा देंगे? ओ की सल्फोनेट। लिविंग सल्फोनिल लगा देंगे, सिंपल। क्यों, क्या करेगा वो? उसके नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर देगा। ठीक है, मतलब किसी का पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप ले लेते हैं या बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, है ना, डिलोकलाइज कर देते हैं,
then it will become what? Weak. मेन लॉजिक यही होगी गुड पुअर से गुड बनाने की। तो नाम पढ़िए, टॉसिलेटाइन, ब्रोसिलेटाइन, नोसिलेटाइन, सब अजीब अजीब नाम, मेसिलेटाइन, ट्रिफिलेटाइन, सब में मेन पर्पस किसका है? स्टेबिलिटी का। वर्ड बोलिएगा। सल्फोनिल ग्रुप। सल्फोनिल ग्रुप का। और वो जो साइड में लगा उसका कोई काम है क्या? देखा जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है, वो थोड़ा बढ़ा देगा और, लेकिन वो सल्फोनिल ग्रुप सफिशिएंट है। यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ। साइड वाला जो बड़ा ग्रुप है वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल ना देंगे, वो क्या देंगे? ओटीएस दे देंगे, बिकॉज CH3 से लेके S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड तक नाम है TS, Br से लेके S डबल बॉन्ड तक नाम क्या है? BS, N से लेके सल्फर तक नाम क्या है? NS, सिर्फ O माइनस के लिए लिखा है उन्होंने, और रिमेनिंग पार्ट के लिए NS। NS क्यों लिखा है शॉर्ट में? भी उसको काम ही नहीं है उसका। मेन हमें ध्यान किस पे देनी है? O पे ध्यान देनी है और सल्फोनिल पे ध्यान देनी है। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया टॉसिलेटाइन, ब्रोसिलेटाइन, नोसिलेटाइन। तो जिसके नाम में 8 लगा हुआ है वो सभी क्या हो गए? मॉडरेट या गुड। गुड भी बोलेंगे चलेगा। गुड व्हेन व्हाट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज टेकन। तो बिहेवियर ऑफ मॉडरेट इज सेम एज गुड लिविंग ग्रुप इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। FCl-BrI, F के बारे में पढ़ चुके हैं, पुअर लिविंग ग्रुप है। Cl-BrI क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होती है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप होती है। जैसे देखिए यहाँ पे टर्शरी हैलाइड है, वाटर लिया तो आयनाइज हो गया, तो अगर वाटर नहीं लिया तो आयनाइज नहीं होगा, कुछ एक्सटर्नली या इंटरनल रिएजेंट डालने पड़ेंगे, खुद से आयनाइज नहीं होगा। Because in gaseous phase, no driving force for heterolytic fusion, whereas in polar protic solvent, energy will be available through solvation. वही सेम चीज। OTS क्या? गुड लिविंग ग्रुप। H2O यूज किया हमने तो टूट गया और कटायन बन गई। CH3Cl वाटर यूज करेंगे, OTS लिखा रहेगा। 99% केसेस में OTS ही मिलेगी आपको। OMS, OBS सब नहीं बोलते, पर सबका काम सिमिलर है। OTF सब सेम ही है। OMS, मेसिलेटाइन। अब देखिए Cl नहीं निकल रहा है। Cl फर्स्ट में क्यों निकला? बिकॉज ये 1 डिग्री जैसा था, 1 डिग्री से भी बेटर था, 1 डिग्री था तो नहीं निकला। लेकिन सेकंड में देखिए, ये दोनों एग्जांपल देखिए, CH3 को निकालने का ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए, सिर्फ समझना है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में ओरिजिन अटैक किया C को और Cl निकल गए, कटायन बनाने का मौका मिला क्या? बोलो। तो कटायन बनाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, कार्बन पे किस साइड से अटैक हो रही है? जिस तरफ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से अटैक हो रही है। अपोजिट से। तो जिस तरफ से लिविंग ग्रुप निकलता है उस साइड से अटैक नहीं होती है इस केस में। किस साइड से होती है? उसका अपोजिट साइड से अटैक होती है। तो ये SN2 हो गया। SN2 को हम फाउंडेशन डाल दे रहे हैं आपको। SN2 में क्या होगी? कटायन नहीं बनाएंगे, एक ही स्टेप होगा। किस साइड से अटैक होगी? लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक होगी। तो SN1 में क्या होती है? कटायन बनती है। कटायन बनने के बाद लिविंग ग्रुप जिस साइड से निकला वो भी अवेलेबल है, और लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट में भी क्या है? अवेलेबिलिटी है। दोनों साइड से अटैक होगी। बोलो। SN1 में वी गॉट व्हाट? कार्बोकटायन। SN1 में वी गॉट व्हाट? बोलो, कार्बोकटायन। अगर SN1 में कार्बोकटायन मिलेगी मुझे, तो जिस तरफ से लिविंग ग्रुप निकला है वो भी साइड अवेलेबल है, उसके अपोजिट में भी साइड अवेलेबल है, तो दोनों साइड से अटैक हो सकती है। अगर कार्य सेंटर होगा तभी ये सब की बात करते हैं, फ्रंट या बैक। तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकलता है उस साइड को लोग बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक। जिस साइड में प्रेजेंट है, जिस साइड अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, उसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। बताओ SN1 में किस साइड अटैक होगी? फ्रंट साइड या बैक साइड? बोलो। दोनों से। दोनों साइड। अच्छा, मान लो अगर कार्य सेंटर में श्रेयस पहले से ही वहां पे R था, तो SN1 में क्या मिलेगा? R मिलेगा या दोनों मिलेंगे? मान लो पहले RL में R क्या था? कंफ्यूजन क्या थी उसकी? RS में से S मान लो S था, लिविंग ग्रुप निकल गया तो sp2 बन गया sp3 से वो, और sp2 से वो sp3 बन गया, तो किस साइड से अटैक होगी? दोनों से। समझ में आई बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। RL मेरा सबस्ट्रेट है, R मेरा कार्य सेंटर था, मान उसमें कॉन्फ़िगरेशन S थी, लिविंग ग्रुप निकल गया तो प्लस, पहले 4 बॉन्ड थे, अभी 3 ही बॉन्ड है, तो sp3 से sp2 बन गया। sp2 का शेप क्या होगा? प्लेनर। प्लेनर का मतलब दोनों साइड से अटैक हो सकती है। तो S पहले था, पर बाद में जो प्रोडक्ट मिल रही है वो क्या मिलेगा? RS दोनों मिलेंगे। हाँ। लेकिन SN2 में फ्रंट साइड से अटैक हो ही नहीं सकती है, बिकॉज लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, साइमल्टेनियस अटैक हो रही है। तो S का क्या मिलेगा फिर? R जिस तरफ लिविंग ग्रुप था उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल आ रही है ना, मतलब एक्सचेंज हो रहा है ना, वन हाँ एक्सचेंज। हाँ हाँ। बस तो वो
जिस चीज को मैं 2 क्लास में पढ़ाऊंगा उसको 5 मिनट में पढ़ा सकता हूँ। तो लिविंग ग्रुप जिस साइड से निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रही है, मतलब हमने एक्सचेंज किया ना एक तरह का, Yes. मतलब एस का क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो SN2 में हमेशा क्या मिलती है, अपोजिट वाली। समझ में आई बात? Yes, sir. उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बाय इन्वर्जन, प्रोडक्ट बाय इन्वर्जन नाम दे देते हैं कुछ। और जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी साइड से अटैक को बोलते हैं प्रोडक्ट बाय रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जिस तरफ था उसी तरफ न्यूक्लियोफाइल भी हमने अटैच करा दिया। लेकिन SN1 में आज की क्लास में सिर्फ एक पॉइंट याद कर लो कि हमेशा इन्वर्जन क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, 2 मिनट का बात है। क्यों होती है देखिए, कटायन फॉर्म हो गया अलग होने के बाद, और कटायन पर अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। हाँ सर। किस साइड से अटैक होगा, दोनों साइड से अटैक होगा। पर जब वो टूटा तो तुरंत तो गायब नहीं हो गया लिविंग ग्रुप, वहां से उसके पास में रहेगा ना लिविंग ग्रुप। हाँ मतलब जस्ट ब्रेक हो रही है, ब्रेक होने के बाद उसके पास है, फिर धीरे धीरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएंगे, उसको अलग करेंगे, फिर सॉल्वेट करके उसको अलग करेंगे, तो अलग करने में टाइम लग जाएगी। तब तक तो R+ के नजदीक में क्या रहेगा, L- रहेगा ना। तो पॉजिटिव होने के बाद, कार्बोकेटायन होने के बाद, प्लेनैरिटी होने के बाद भी जिस तरफ लिविंग ग्रुप है उस तरफ से अटैक करना लिटिल लिटिल क्या होगा, डिफिकल्ट। यश हाँ. सिंपल है, बॉन्ड ब्रेक हो चुकी है, कटायन प्लेनर बन चुका है, अटैक दोनों साइड से हो सकता है, पर अभी भी लिविंग ग्रुप की जगह को छोड़ा नहीं है। इट इज नॉट लिविंग द विसिनिटी ऑफ व्हाट, कार्बोकेटायन, इट इज क्लोजर टू कार्बोकेटायन। तो उस साइड से अटैक करना मुश्किल होगा। तो अटैक स्टार्टिंग में अटैक किस साइड से होगी, बैक साइड से ही होगी। Back. जब कंप्लीटली अलग हो जाएंगे, सॉल्वेट हो जाएंगे, तो किस तरफ से अटैक होगी, दोनों साइड से अटैक दोनों. होगी। तो मेजर क्या होगा, हमेशा इन्वर्जन होगा। तो Back. SN2 का भी मेजर क्या होगा, इन्वर्जन या बैक साइड। SN1 का मेजर क्या होगा, बैक साइड। यहाँ तक क्लियर है? हाँ. ठीक है। द लिविंग ग्रुप विच आर नॉट गुड और मॉडरेट, हाँ पहले ये समझ लेते हैं। Cl निकला, OH अटैक कर दिया, तो ये क्या SN2 हो गई। इंटरनल अटैक देखिए, इंटरनल अटैक में क्या हो रही है, मॉलिक्यूल के अंदर ही इंटरनल अटैक हो रही है। मतलब O- क्या हो गया, डोनेटिंग साइड अटैक किया और लिविंग ग्रुप निकल गया, इसको इंटरनल अटैक कहते हैं। कौन सा फास्टर होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, सोच के बताइए। इंटरनल। इंटरनल, क्योंकि बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आएंगे उस पर अटैक करेंगे, मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई न्यूक्लियोफाइल एक सेंटर है, उसको अटैक करना इजी है। तो इंटरनल इज ऑलवेज व्हाट, फास्टर देन एक्सटर्नल, या इंट्रा इज ऑलवेज फास्टर देन व्हाट, इंटर। सर वो ए वाला एलिमिनेशन होगा कि SN वो मैं सब्स्टिट्यूट. नाम नहीं बताऊंगा, बताऊंगा मैं उसका। अब देखो बेटा, पूरा जो ऑर्गेनिक है ना, सब एक एक लाइन पे एक चैप्टर बेस्ड है। वो पढ़ाएंगे आपको कि उसका, इस केस में तो सब्स्टिट्यूशन ही है, एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं। बताएंगे आप, रहने दीजिए यहाँ तक, ठीक है। ओके पर आप हाँ. सिंपल ये देखो कि मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप निकल गया, यही तो हुआ ना। हाँ. ठीक है। बैड लिविंग ग्रुप, व्हाट इज बैड लिविंग ग्रुप, जो ना गुड है ना मॉडरेट है, वो बैड हो गया। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अगर वो लीव करना है वो इंटरनल से ही होगा, ओनली इंटरनल अटैक ओनली, नॉट बाई एक्सटर्नल। तो ROR है, देखिए ROR न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, RU बना, RO- बना, ये पॉसिबल नहीं है रिएक्शन। लेकिन अगर मैं वही को इंटरनली कराऊं तो पॉसिबल है। तो बैड का मतलब हुआ जो इंटरनली निकल सकता है। तो RO-, OH- सब क्या है, बैड लिविंग ग्रुप। समझ में आई बात? हाँ सर। Yes. तो OH को कभी भी आप एक्सटर्नली नहीं निकाल पाएंगे, उसको इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्या इंप्रूव करोगे बताओ OH को निकालने के लिए? OH की जगह H के ऊपर क्या लगा दोगे? O कैसे plus लगाओगे H. नहीं पूछा, कैसे पूछा नहीं बताया। OH को मुझे निकालना है, OH में क्या इंप्रूवमेंट करूं? OH को, OH- देखो यहाँ पे, और यहाँ देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ देखना, H2O दिख रहा है। तो OH और H2O में क्या डिफरेंस है बताइए, H+ का। तो अगर मैं हाँ. ROH में ही, स्टार्टिंग वाले ROH में अगर यहाँ पे H+ ऐड कर दूं तो OH की लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर यू पर गेटिंग वो इट? H2O बन जाएगा ना. हाँ, तो लिविंग एबिलिटी बढ़ी नहीं, बताओ। इंप्रूव कर हाँ. रहा हूँ ना उसको मैं, वो खुद से निकल नहीं रहा था तो मैंने उसको H+ दे दिया। लो, H+ का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट है। वो क्या करेगा, अपना लोन पे H+ को दे देगा, वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर अपना इलेक्ट्रॉन्स आप किसी को दे देंगे
तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो कम। जाएगी। आपके पास पैसे हैं, बांट दीजिए, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ओ का लोन पेयर हमने एच प्लस को दे दिया, कम हो गया। ओ को हम और क्या कर सकते हैं, एच को रिप्लेस करके क्या लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, एच को हटा के सल्फोनिल ग्रुप, सिंपल, नहीं इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, तो बेस्ट क्या है हमारे पास अभी अवेलेबल, सल्फोनिल ग्रुप। तो ड्यू टू सम रिएक्शन इफ आई कन्वर्ट ROH इनटू ROTS, देन लिविंग एबिलिटी क्या हो गई, बोलो, ज्यादा। ज्यादा। तो कैसे होगा वो कराएंगे आपको, बट सबसे आसान तरीका तो H प्लस था, H प्लस दे दो, ठीक है। ROR ये पॉइंट्स पढ़िएगा, ये मैं अभी समझाऊंगा। कंपेयर लिविंग एबिलिटी, देखो CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, F माइनस पुअर लिविंग ग्रुप था, OH भी बैड है, NH2 और बैड है, और CH3 माइनस क्या है, पढ़िए चलिए, होपलेस। होपलेस मतलब कोई उम्मीद नहीं है, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, ठीक है। एक और कैटेगरी आती है CH3 माइनस, और कहाँ लिखा है मैंने, हाँ यहाँ पे होपलेस लिविंग ग्रुप में देखिए, द लिविंग ग्रुप विच आर नॉट गुड, moderate and can't leave the substrate by internal or external attack। आप बोलोगे साहब इंटरनल दिखा रहे हो, एक्सटर्नल क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि अगर इंटरनल ही नहीं होगी तो एक्सटर्नल होगा ही क्या, बोलो। इंटरनल इज फास्टर देन एक्सटर्नल, और इंटरनल नहीं हो पा रही है, एक्सटर्नल दिखा के क्या मतलब है, नहीं होगा डेफिनेटली। तो देखो यहाँ पे O माइनस है, H का निकलना, H नहीं निकलेगा, H माइनस क्या है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में इसका H2 का पहला पोजीशन आता है वीकेस्ट में, है ना। H2 इज द वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट एसिड, उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। R माइनस अल्काइल आता है, तो ये भी क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन दोनों से निकलने की उम्मीद नहीं कर सकते, मतलब H और R को कभी नहीं निकालना आप इंटरनल अटैक करके, याद रहेगा सबको। H और R को आप कभी नहीं निकालिएगा इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक करके। देखना एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, देखिएगा समझिएगा, ये सब हेडिंग वेडिंग छोड़ दीजिए, हमने न्यूक्लियोफाइल यूज किया, C डबल बॉन्ड और पोलर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है, पोलर है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, तो जो डेल्टा प्लस साइड है वो क्या है, डेफिशिएंट या रिच, डेफिशिएंट है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर सकती है, बताओ, डेफिशिएंट पे अटैक कर सकते हैं, कोई डाउट। अगर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड हमने शिफ्ट करा दिया, वही बन गया आपका। नाउ मेरे पास स्टेप 2 में दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रोफाइल दे दूं, इलेक्ट्रोफाइल दे दूं, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, तो E प्लस कहाँ अटैक कर देगा, O पे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कर सकता हूं, एक इंटरनली क्या निकाल दूं, H को, पर H माइनस कैसा लिविंग ग्रुप है, होपलेस, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ओवरऑल क्या करोगे, दो स्टेप में रिएक्शन हो गए, ओवरऑल करोगे तो ऐड करोगे डेफिनेटली, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या मिला, एल्डिहाइड प्लस Nu माइनस E प्लस, और ये इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों बोलते हैं, अच्छा क्या ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ या इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, बताइए। दोनों, दोनों ऐड हुए, पर RDS में क्या ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल। तो नाम क्या दे देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ऐड दोनों ही हो रहा है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती किसमें है, पोलर पाई बॉन्ड में। कीटोन देखिएगा सेम टू सेम काम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। एसिड डेरिवेटिव, अब देखिए यहाँ पे आर कुछ नहीं, आप एग्जांपल देखिए, सिर्फ RCOCl, स्टेप्स बिल्कुल रिपीटेड है, देखिए बिल्कुल रिपीटेड स्टेप्स है, बिल्कुल, सिर्फ पेजेस बढ़ रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें। अटैक हुआ, दो स्टेप में लिखा हमने। अब मेरे पास दो ऑप्शन है फिर से, पर Cl क्या है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप, हेलो, अगर Cl मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, व्हाट विल हैपन टू द Cl, वाया इंटरनल अटैक निकल जाएगा, रेस क्लियर है। हाँ, तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं हो पाएगी, तो क्या हो पाएगी, सेकंड स्टेप हो पाएगी। और दोनों को ऐड करोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 भी, स्टेप 2 में हमने दो ऑप्शन सोचे थे, तो क्या हुआ, RCOCl RCONu बन गया, देखो, और Cl निकल गए,
बेसिकली क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, 1Cl is replaced by what, Nu। हेलो, हाँ यहाँ तक क्लियर है? तो इसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दिया। तो ये कब होगा, जब Cl होगा यहाँ पे, OH होगा यहाँ पे, OR होगा यहाँ पे, बट क्या नहीं होने से नहीं होगा, क्या नहीं होने से होगा, बोलो। व्हाट शुड बी देयर, द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, H एंड R। ऊपर लिखा है हमने, H एंड R के केस में रिएक्शन कौन सा फेवरेबल है, A फेवरेबल है। तो होपलेस लिविंग ग्रुप को अगर हटा दूं मैं, सारे मॉडरेट, गुड, बैड लिविंग सबको ले आऊं, तो सब में कौन सा फेवरेबल है, बी फेवरेबल है। इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, SN2TH कहते हैं। अच्छा ये क्या है हमारा, तो इंटरमीडिएट है ना, हाँ तो नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। हाइब्रिडेशन क्या है इसकी, sp3। पहले की हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2। और ये देखो एक्सप्लेनेशन है, ये हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसका और नाम है RCO पे, RCO फिक्स है, चेंजेस किया क्या मैंने RCO पे, कुछ बताइए, RCO पे कुछ चेंजेस किया क्या, नहीं। सिर्फ Cl को हटा के Anu लगाया। तो असाइल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, असाइल। और नाम क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। व्हाई असाइल, बिकॉज असाइल ग्रुप फिक्स्ड है। असाइल पे हमने एक लिविंग ग्रुप को हटा के कुछ न्यूक्लियोफाइल लगा दिया। तो 3-4 नाम है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। हाँ, यहाँ तुम श्रेयस कह सकते हो, पहले ऐड हुआ न्यूक्लियोफाइल, फिर एलिमिनेट हुआ ना। हाँ पहले ऐड हुआ तो एडिशन, एलिमिनेशन, ये सब नाम बनावटी है। एडिशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन भी कह सकते हैं। वैसे हमने एस्टर पे ले लिया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। ओआर कैसा लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, पर ओआर निकल सकता है, वाया इंटरनल अटैक निकल सकता है, तो हमने ओआर को निकाल दिया। सेम सर कुछ, हाँ सर, SN2 में एक ही स्टेप होगा ना, एक ही स्टेप होगा। तो ये SN2 नहीं है, दो SN2TH है। SN2 में भी 1000 ऑप्शन है बेटा, SN2, SN2 डैश, SN2 NGP। सिर्फ SN2 पढ़ा हमने, तो सिर्फ SN2 बोला तो एक ही स्टेप होगा। SN2TH अलग है। SN2TH का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। SN2 का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, और कुछ नहीं हम देखा। SN2 टेक प्लेस इन sp3 कार्बन, SN2TH टेक्स प्लेस इन व्हाट, sp2 कार्बन। देखो ये कौन सी कार्बन है, हाँ जो मैकेनिज्म है ना उसका नाम देते हैं, जो स्टेप्स आपने फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया। और सब जो नाम अलग अलग लिख रहा हूं, मतलब सब अलग अलग रिएक्शन। समझ में आई बात, हेलो? यस सर। तो अगर मैं Cl की जगह पे H लगा देता, अगर H लगा देता तो ये होता क्या रिएक्शन, नहीं हो R होता, R लगा दो तो होता क्या रिएक्शन, बोलो। नहीं तो ए SN2 स्टेप होता क्या ना, बेटा, क्या स्टेप ए होता ना। स्टेप, तो ये होगा, रिएक्शन पूछ रहा हूँ। SN2TH रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कीटोन एल्डिहाइड में SN2TH नहीं होती है। कीटोन एल्डिहाइड में कौन सा रिएक्शन होगा, बोलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन व्हाई द नेम इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ या न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, दोनों। पर नाम क्यों दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, RDS में तो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम कब देंगे, RDS में इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो इतना पढ़ाया मैंने, इतना डिस्कशन किया, तो ये लिविंग एबिलिटी आप कंप्लीट कर लेना, और जहां तक SN1 कंप्लीट किया वो भी कंप्लीट कर लेना। ट्राई टू फिनिश बाय टुमारो। कोई होमवर्क सॉल्विंग का नहीं है आज, कल के क्लास के लिए। अच्छा, DPP खुलने लगा है सिमरन का आप लोग को, हाँ ठीक है किसी का मैसेज आया, ठीक है। तो लिविंग एबिलिटी भी हमने कर लिया, नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कर लेंगे, वो भी 10-15 मिनट का पार्ट होगा। GOC है, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, वीक बेस आर गुड लिविंग, पर इतने डिटेल्स में समझाया है, बहुत डिटेल्स में समझाया है। इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा ही हुआ है कि हाउ टू इंप्रूव लिविंग एबिलिटी, वो बता दूंगा उसके बाद क्लास में।
और फिर न्यूक्लियोसाइड चले जाएंगे। तो आपकी क्लास कल या परसों तक में सिलेबस जो टेस्ट में आने वाला है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है चलिए, ओके बेटा, डिले हो गया काफी।